हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने एसआई सिस्टम ऑफ द यूनिट्स के बारे में और डिफरेंट अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हम लोग जो स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज़ करते हैं उसके अलावा भी हम लोग कुछ अदर प्रैक्टिकल यूनिट्स का भी यूज़ करते हैं फॉर मेजरिंग द डिफरेंट क्वांटिटीज़। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, तो आज हम उन प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे कि लेंथ को या डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए हम किस तरह के मेजर प्रैक्टिकल यूनिट्स का यूज़ करते हैं। उसके लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा जो ओवरऑल स्टडी ऑफ द वर्ल्ड है उसको हमने दो कैटेगरी के अंदर क्लासिफाइड किया है। एक तो कहलाता है मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड या मैक्रोस्कोपिक स्टडी, और एक कहलाता है माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड का मतलब अगर हम लोग जो भी प्रॉब्लम स्टडी कर रहे हैं, जो भी सिस्टम स्टडी कर रहे हैं, अगर उस सिस्टम का साइज, डायमेंशंस, उसके जो डिस्टेंसेस अंडर कंसीडरेशन है, अगर उनकी वैल्यू एटम या उससे छोटे पार्टिकल्स के साइज के ऑर्डर की हो, देन दैट इज टेकन अंडर द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। मतलब माइक्रोस्कोपिक स्टडी या माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड जो है दैट बेसिकली डील्स विद द एटॉमिक एंड सब एटॉमिक वर्ल्ड। एटॉमिक का मतलब ऐसे सिस्टम जिसके अंदर या ऐसी प्रॉब्लम जिसके अंदर डिस्टेंसेस अंडर कंसीडरेशन या साइजेस अंडर कंसीडरेशन जो हो वो एटम के साइज का ऑर्डर हो, एटम के साइज के ऑर्डर का हो, जिसकी वैल्यू ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर की होती है, या सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साइज के ऑर्डर का हो। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब द पार्टिकल्स existing inside the atom। एटम्स के अंदर जो पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। तो इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स या इनसे भी छोटे पार्टिकल्स जो होंगे जिससे मिलके हमारा एटम बना होता है, दोज आर कंसिडर्ड एज द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो अगर हमारा जो भी स्टडी है, जिस भी सिस्टम को, जिस भी प्रॉब्लम को हम स्टडी करें, अगर उस प्रॉब्लम के अंदर साइजेस या डिस्टेंसेस अंडर कंसीडरेशन या जो भी डिस्टेंसेस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, अगर उनकी वैल्यू इस रेंज में आती है, मतलब एटम या उससे छोटे पार्टिकल के साइज के ऑर्डर की हो, देन दैट इज कंसीडर्ड अंडर द माइक्रोस्कोपिक स्टडी या माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। पर अगर हमारा जो भी सिस्टम हम स्टडी कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम हम स्टडी कर रहे हैं, अगर उसमें डिस्टेंसेस कंसीडर्ड की वैल्यू जो हो वो एटम या उसके पार्टिकल्स के साइज के कंपैरिजन में काफ़ी लार्ज हो, देन दोज आर कंसीडर्ड अंडर द मैक्रोस्कोपिक स्टडी या मैक्रोस्कोपिक सिस्टम या मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। इनमें से कोई एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं। तो जो मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल केसेस के अंदर हम लोग प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं, जैसे हम लोग एक बॉल के मोशन को स्टडी करना चाहते हैं, एक प्लेनेट के मोशन को स्टडी करना चाहते हैं, एक कार के मोशन को स्टडी करना चाहते हैं, एक फ्लाइंग मॉस्किटो के प्रॉब्लम को स्टडी करना चाहते हैं, उसके मोशन को स्टडी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये जो सारे सिस्टम या बॉडीज जिनके मोशन को हम स्टडी करना चाहते हैं, उन सभी का जो साइज है वो एटम या उसके पार्टिकल्स के साइज के कंपैरिजन में काफी लार्ज है। तो एटम्स का साइज उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल स्मॉल है। दैट्स व्हाई ऑल ऑफ दीज सिस्टम्स या प्रॉब्लम्स आर कंसीडर्ड इन द मैक्रोस्कोपिक स्टडी या मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो वो सारे के सारे हमारे जनरली मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स के अंदर आते हैं। तो हमें ओवरऑल स्टडी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक स्टडी। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के लिए हमने कुछ अलग तरह के प्रैक्टिकल यूनिट्स यूज कर रखे हैं, और माइक्रोस्कोपिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के लिए हमने कुछ अदर प्रैक्टिकल यूनिट्स का यूज कर रखा है। तो हम लोग यहाँ पर उन वेरियस प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम स्टडी करेंगे प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ द वेरियस डिस्टेंसेस। डिस्टेंसेस या लेंथ भी कह सकते हो। डिस्टेंसेस में हम पहले बात करेंगे फॉर द मैक्रोस्कोपिक डिस्टेंसेस, लार्ज साइज के डिस्टेंसेस के लिए।
जैसे मान लो हमें प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस स्टडी करना है, या हम लोग एक सोलर सिस्टम के साइज़ को या एक प्लैनेट के साइज़ को मेज़र करना चाहते हैं, या उनके डिस्टेंसेस को मेज़र करना चाहते हैं, तो उस केस में हम लोग, या मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के मोशन को या उनके बिहेवियर को या उनके डिस्टेंसेस को स्टडी करने के लिए जो प्रैक्टिकल यूनिट्स यूज़ करते हैं, पहले हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। और उसमें जो सबसे कॉमन यूज़ किया जाता है, हम उनमें से कुछ 3 यूनिट्स को यहाँ पर स्टडी करेंगे, जिसमें पहला है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को, इसको हम कैपिटल ए यू सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं। अब इसको डिफाइन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब अभी तक हम लोगों ने ये बात पढ़ी है लोअर क्लासेस के अंदर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने, कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड सर्कुलर पाथ्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं, बट एक्चुअल में वो जो पाथ होता है वो सर्कुलर नहीं होता, बल्कि वो पाथ एलिप्टिकल पाथ होता है। अंडाकार शेप कह सकते हैं हम, एलिप्टिकल पाथ होता है, विद सन लेइंग एट द वन ऑफ द फोकस पॉइंट ऑफ दैट एलिप्स। तो एक एलिप्टिकल पाथ के अंदर वो मूव करते हैं। फिर क्वेश्चन राइज होता है, जब मूव एलिप्टिकल पाथ में करते हैं तो फिर हम उसको सर्कुलर क्यों मानते हैं? कारण, क्योंकि एलिप्स जो होता है वो एक तरह का सर्कल का ही एक स्पेशल केस है, या सर्कल एलिप्स का ही एक स्पेशल केस होता है। पहले मैं एलिप्स को डिफाइन कर देता हूँ थोड़ा सा। एलिप्स का मतलब क्या होता है? ए लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स such that the ratio of distances of these points from a fixed line to a fixed point is constant या same। ऐसे पॉइंट्स जिनका एक पर्टिकुलर फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस और एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंसेस का जो रेशो हो, ऐसे पॉइंट्स के डिस्टेंसेस के रेशो जिन सब की वैल्यू सेम हो, उनका लोकस जो होगा वो एक एलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। लोकस का मतलब एक्चुअल में कहलाता है बिंदु पथ। हिंदी में अगर हम बात करें, बिंदु पथ या लोकस का मतलब ऐसा पाथ जो हम कुछ स्पेशल टाइप के कॉमन प्रॉपर्टीज वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर ऑब्टेन्ड करते हैं, वो लोकस कहलाता है। तो ऐसे पॉइंट्स का लोकस जिन सभी पॉइंट्स का एक पर्टिकुलर फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस और एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का जो रेशो हो वो सेम हो जिन सभी पॉइंट्स के लिए, उन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो शेप बनेगी दैट इज सेड टू बी एन एलिप्स। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हमने ये एक ऐसी शेप बना दी है। अब इसके ऊपर, इस पाथ के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सभी पॉइंट्स का मान लो इस लाइन ए बी से जो डिस्टेंस है, मान लो मैं इसके ऊपर अलग अलग पॉइंट्स मान रहा हूँ, पी क्यू आर एस, 4 पॉइंट्स मैंने मान लिए। पी का ए बी से डिस्टेंस और इस पॉइंट ओ से डिस्टेंस का जो रेशो होगा, मान लो ये डिस्टेंस है R1, ये डिस्टेंस है R2, तो R1 बाई R2 पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इस गिवन फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का रेशो आ गया ये। एक दूसरा पॉइंट इसी पाथ पे मान लिया Q, इसका सेम लाइन से जो डिस्टेंस है वो है मान लो R3 बाई R4, उस रेशो की वैल्यू। R के लिए सिमिलरली परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए बी लाइन एंड फ्रॉम द पॉइंट O, इन दोनों का जो रेशो है मान लो वो है R5 बाई R6। इसी तरह जितने भी इस पाथ के ऊपर पॉइंट्स हैं, सभी पॉइंट्स का इस लाइन से और इस पॉइंट से डिस्टेंसेस का मैंने रेशो लिया, और मान लो इन सभी डिस्टेंसेस के रेशो की वैल्यू आ रही है सेम। तो इन सभी पॉइंट्स का जिनका एक फिक्स्ड लाइन और फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस का रेशो है वो सेम है, इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो पाथ बनेगा
बनेगा, दैट पाथ इज नोन एज द एलिप्स। ठीक है, और जिस फिक्स्ड पॉइंट से इन सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस हमने कंसीडर किया है, इस पॉइंट को कहा जाता है उसका फोकस पॉइंट, और जिस लाइन से डिस्टेंस ले रहे हैं परपेंडिकुलर, इसको कहा जाता है उसकी डायरेक्ट्रिक्स। तो मतलब डायरेक्ट्रिक्स और फोकस पॉइंट से डिस्टेंसेस का जो रेशो होगा एलिप्स के डिफरेंट पॉइंट्स का, वो सभी के लिए सेम होता है। और एक एलिप्स को डिफाइन करने के लिए हम दो एक्सिस का यूज़ करते हैं। इसमें अगर हम देखें, इस डायरेक्शन में इसका जो डायामीटर एक तरह से वो सबसे ज़्यादा होगा, इसको कहा जाता है मेजर एक्सिस, और जो इसका सबसे छोटा डायामीटर होगा इसको कहा जाता है माइनर एक्सिस। ठीक है, और ये उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, मान लो सी पॉइंट। तो सी पॉइंट मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस को मान लो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो माइनर एक्सिस का जो हाफ होगा इसको हम कहेंगे सेमी माइनर एक्सिस, और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल बी से। और मेजर एक्सिस का जो हाफ होगा दैट इज नोन एज सेमी मेजर एक्सिस, और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल ए से। तो एक एलिप्स को डिफाइन करने के लिए या करेक्टराइज करने के लिए हम दो एक्सिस का यूज करते हैं, सेमी मेजर एक्सिस ए और सेमी माइनर एक्सिस बी। अब हम बात करते हैं सर्कुलर पाथ की। सर्कल का मतलब क्या है? लगभग ऐसी शेप अपनी सर्कल कहलाती है। आप लोगों ने ये पढ़ा ही हुआ है, और ये उसका सेंटर कहलाता है और ये उसका रेडियस कहलाता है, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। अब इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है? तो सर्कल का मतलब लोकस ऑफ all the points which are located at the same distance from a fixed point। ऐसे सभी पॉइंट्स, जिन सभी पॉइंट्स का एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट O से डिस्टेंस सेम हो, उन सभी को ज्वाइन करने पर जो शेप, जो पाथ बनता है दैट इज नोन एज द सर्कल। और जिस फिक्स्ड पॉइंट से उनका डिस्टेंस सेम होता है, उस फिक्स्ड पॉइंट को कहा जाता है सेंटर ऑफ द सर्कल, और उस फिक्स्ड डिस्टेंस को कहा जाता है रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये सर्कल की डेफिनेशन होती है। अगर हम सर्कल की बात करें तो किसी भी डायरेक्शन में इसके डायामीटर की अगर हम वैल्यू लेते हैं तो वो सेम आती है। एलिप्स के केस में क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में डायामीटर की वैल्यू अलग अलग है, बीइंग मैक्सिमम अलोंग द मेजर एक्सिस एंड मिनिमम अलोंग द स्मॉलर एक्सिस, माइनर एक्सिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि एलिप्स के अंदर जो डायामीटर होगा वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होगा, पर सर्कल के अंदर हर डायरेक्शन में डायामीटर की वैल्यू सेम होती है। अगर हम बात करते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, बेसिकली सोलर सिस्टम के अंदर वेरियस प्लैनेट्स के सन के अराउंड रेवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए केपलर नाम के साइंटिस्ट ने 3 लॉज दिए थे विच आर नेम्ड एज द केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, जिसमें फर्स्ट लॉ ये कहता है कि प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं करते बल्कि एलिप्टिकल पाथ के अंदर रिवॉल्व करते हैं विद सन लेइंग एट इट्स फोकस पॉइंट, वन ऑफ द फोकस पॉइंट। कारण क्योंकि एलिप्स के 2 फोकस पॉइंट होते हैं, इधर भी हो सकता है और फोकस पॉइंट एक इधर भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो 2 फोकस पॉइंट होते हैं, तो एक फोकस पॉइंट पर सन एग्जिस्ट करेगा और प्लैनेट्स उसके अराउंड एलिप्टिकल पाथ के अंदर रिवॉल्व करते हैं। अब जनरली क्या होता है कि हमारे प्लैनेट्स के इस एलिप्टिकल पाथ के मेजर और माइनर एक्सिस के बीच का जो डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है। एक्चुअल में तो ये होगा एलिप्टिकल पाथ, पर मेजर और माइनर के बीच का डिफरेंस बहुत कम होता है, इसलिए हम उनको ऑलमोस्ट सेम कंसीडर कर सकते हैं, इसलिए वो ऑलमोस्ट सर्कुलर पाथ के माने जाते हैं। इसलिए हम लोग ये बात कहते हैं कि प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अप्रॉक्सीमेटली सर्कुलर पाथ, बट एक्चुअल में वो होता है एलिप्टिकल पाथ। तो एलिप्टिकल पाथ के अंदर अगर हम देखें, मैं यहाँ दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ, मान लो अर्थ जो है वो इस तरह के एलिप्टिकल पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रही है
विद सन लेइंग एट इट्स फोकस पॉइंट एस। तो जब अर्थ हमारी इस पोजीशन पर होगी तो उसका सन से डिस्टेंस लार्जर होगा। अब जैसे जैसे सन अर्थ इस तरफ मूव करती हुई आएगी, सन से उसका जो डिस्टेंस है वो चेंज होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, और फिर उसके बाद ये इंक्रीज होता हुआ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है तो वो हमेशा फिक्स्ड डिस्टेंस पे नहीं होती। अर्थ का सन से डिस्टेंस उसके रेवोल्यूशन के दौरान रेगुलरली चेंज होता रहता है। तो अगर हम इन सभी डिस्टेंसेस की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, मींस द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड सेंटर ऑफ द सन, दैट इज सेड टू बी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब इट इज डिफाइंड एज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ द सन, दैट इज सेड टू बी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, तो एवरेज वर्ड हमने क्यों लिया, ये बात यहाँ से क्लियर होती है, उसके लिए मैंने ये सारी कहानी बताई है। और मेजरमेंट करने के बाद इस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो वैल्यू आती है मीटर में, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इज फाउंड टू बी इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होती है, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर भी लिख देते हैं। ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की डेफिनेशन और ये उसकी वैल्यू, ये आप लोगों को याद करनी होगी। कई बार वैल्यू पूछ ली जाती है, कई बार डेफिनेशन पूछ ली जाती है फाइनल एग्जाम के अंदर। ठीक है, ये हो गया पहला हमारा प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग द मैक्रोस्कोपिक डिस्टेंसेस। दूसरा है, आप लोगों ने ये लोअर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, एंड दैट इज डिफाइंड एज द लाइट ईयर। लाइट ईयर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस। लाइट ईयर, सबसे पहली बात, लाइट ईयर जो है वो टाइम को मेजर करने का यूनिट नहीं है, ये डिस्टेंस को मेजर करने का एक यूनिट है फॉर लार्ज डिस्टेंसेस, फॉर एग्जांपल डिस्टेंसेस बिटवीन द प्लैनेट्स। तो 1 लाइट ईयर का मतलब इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट रेडिएशंस इन वैक्यूम इन ए टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर। अगर हम लाइट रेडिएशंस को फ्री स्पेस के अंदर या वैक्यूम के अंदर ट्रेवल करवाते हैं तो 1 साल के टाइम पीरियड के अंदर वो टोटल जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, दैट इज सेड टू बी 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम, या इसको हम लोग फ्री स्पेस भी कह देते हैं, इन ए टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर। यहाँ पर एक नया वर्ड यूज़ किया है मैंने, वैक्यूम या फ्री स्पेस। वैक्यूम का क्या मतलब होता है? वैक्यूम का मतलब होगा ऐसा रीजन ऑफ स्पेस, स्पेस का ऐसा क्षेत्र, ऐसा एरिया, ऐसा वॉल्यूम, ऐसा रीजन जिसके अंदर किसी तरह का कोई मटेरियल पार्टिकल एग्जिस्ट ना करता हो। सो ए रीजन ऑफ स्पेस वेयर नो मैटर या मटेरियल पार्टिकल एग्जिस्ट, ऐसा स्पेस जहाँ पर कोई मैटर एग्जिस्ट ना करता हो, इवन एयर भी एग्जिस्ट ना करती हो, दैट इज सेड टू बी वैक्यूम, या उसको फ्री स्पेस भी कह सकते हैं। मतलब बिल्कुल खाली जगह को वैक्यूम कहा जाता है। अब हम कहें भी, जैसे मेरे और इस मोबाइल के कैमरे के बीच में
हमारे बीच में हम कहते हैं भी खाली स्पेस है, एक्चुअल में ये वैक्यूम नहीं है, क्योंकि हमारे बीच में एयर नाम का एक मीडियम एग्जिस्ट कर रहा है। और एयर क्या है? गैस मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है। मॉलिक्यूल क्या है? मटेरियल पार्टिकल, मतलब यहाँ पर भी कुछ मटेरियल पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए वैक्यूम। तो वैक्यूम का मतलब तो वह होगा कि वहाँ पर एयर भी ना हो, बिल्कुल खाली हो, उस जगह को कहा जाता है वैक्यूम। अगर हम बात करें एटमॉस्फेरिक एयर की, जैसे हम अर्थ की सरफेस की बात करते हैं, तो हमें पता है कि अर्थ की सरफेस के चारों तरफ गैसेस का एक एनवेल्प होता है जिसको कहा जाता है एटमॉस्फेयर। और इस एटमॉस्फेयर की जो हाइट है वो अर्थ की सरफेस से अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर तक की हाइट तक ये फैला हुआ है। तो अगर हम अर्थ की सरफेस से 400 किलोमीटर की हाइट क्रॉस करके ऊपर पहुंच जाते हैं स्पेस के अंदर, तो वहां पर एयर नहीं एग्जिस्ट करती, तो वो बिल्कुल खाली जगह है, एंड दैट इज वैक्यूम। अब क्या हम लोग उस वैक्यूम को अर्थ के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं? आंसर इज यस, हम उसको अर्थ के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम एक पर्टिकुलर रीजन ऑफ स्पेस के अंदर से, अगर वहाँ पर एयर फिलअप है, अगर हम उसको भी बाहर निकाल दें जैसे वैक्यूम पंप की हेल्प से, तो वहाँ पर भी हमारा वैक्यूम क्रिएट हो सकता है। अब यहाँ पर ये मत समझ लेना कि हम एयर छोड़ के वहाँ पर पानी भर दें, वाटर फिलअप कर दें, तो उसका मतलब वहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। नहीं, अगर वहाँ पर हम पानी को भर देते हैं, वाटर फिलअप कर देते हैं, तो वो भी तो एक मटीरियल पार्टिकल है, और वैक्यूम के अंदर तो कोई मटीरियल पार्टिकल नहीं होना चाहिए, इवन एयर भी नहीं होनी चाहिए, मतलब एयर भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो वैक्यूम कहलाता है। तो अगर वैक्यूम के अंदर लाइट ट्रेवल करेगी 1 साल तक, तो उसका जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा दैट इज सेड टू बी 1 लाइट ईयर। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस एंड स्पीड, डिस्टेंस इज गिवन बाय स्पीड इनटू में टाइम। अब डिस्टेंस मान लो हमारा क्या है? लाइट ईयर, मैं उसको LY से डिनोट कर रहा हूँ, तो दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस या वैक्यूम, जिसको हम स्मॉल c से डिनोट करते हैं, इनटू में टाइम पीरियड। हमें पता है स्पीड ऑफ द लाइट इन द फ्री स्पेस की जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है। वैसे 2.99 समथिंग है, पर हम अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड लेके चलते हैं, मतलब लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी है? 1 ईयर की। अब एक बात और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, जब भी हमने कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है या कोई भी फिजिक्स के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो जब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो जो वेरियस फॉर्मूलेज हमने यूज़ करने हैं, सभी क्वांटिटीज इन दैट फॉर्मूले के अंदर हमने सभी को एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर रिप्रेजेंट करना है। या तो सभी क्वांटिटी CGS में लो, या सारी SI में लो, या सारे MKS में लो। हमने यहाँ पर स्पीड को मीटर पर सेकंड में रिप्रेजेंट किया है, तो ये SI या MKS है, तो हमें टाइम भी किस में लेना पड़ेगा? SI यूनिट के अंदर। और टाइम कैसे यूनिट होता है? सेकंड, इसलिए हमें इस 1 ईयर को सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। 1 ईयर की वैल्यू होती है 365 डेज। अगर हम इसको आवर्स में कन्वर्ट करें मल्टीप्लाइड बाय 24, तो 365 इंटू में 24 आवर्स हो गए इन 1 ईयर। अगर मैं आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो हर आवर में 60 मिनट्स होती हैं, तो इसके टोटल मिनट्स कितने हो गए? मल्टीप्लाइड बाय 60। और टोटल सेकंड निकालने हैं, तो हर मिनट के अंदर 60 सेकंड है, तो मल्टीप्लाइड बाय 60। तो ये टोटल टाइम पीरियड होगा टेकन बाय द लाइट इन 1 ईयर। तो ये टोटल टाइम टेकन है, स्पीड ये है। वैल्यू यहाँ पर पुटअप करोगे, सोल्व करोगे, तो 1 लाइट ईयर की जो वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के इक्वल आती है 1 लाइट ईयर की वैल्यू। सो दिस इज द डेफिनेशन एंड वैल्यू ऑफ द 1 लाइट ईयर। उसके बाद है 1 पारसेक।
1 पार्सेक, 1 पार्सेक को डिफाइन करने से पहले मैं एंगल्स के यूनिट के बारे में बात करना चाहूँगा। हम जनरली एंगल को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? डिग्री के अंदर। वो आप लोग अपना एक डी नाम का वो डिवाइस भी यूज़ करते हो ज्योमेट्री के लिए, जिसमें इस तरह से बना होता है ऐसा, यहाँ पर 0 180 लिखा जाता है स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर लिखा होता है 90 और बीच में इक्वल पार्ट्स के अंदर इस एंगल को डिवाइड किया जाता है। पहली बात तो ये प्लेन एंगल को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बात 180 डिग्री, ये एक तरफ 0 लिखा होता है, एक तरफ क्या होता है 180 डिग्री लिखा होगा, तो 0 से इस तरफ जा रहे हैं तो 90, मतलब इस टोटल एंगल को हमने 90 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है, जिसमें एक पार्ट की वैल्यू आप क्या लेते हैं 1 डिग्री। मान लो मैं इसको थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूँ, मान लो इस एंगल की वैल्यू है 1 डिग्री, ठीक है। अगर इस एंगल को 60 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाए, इस एंगल को 60 इक्वल पार्ट्स के अंदर मान लो मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो उसमें एक पार्ट की जो वैल्यू होगी दैट इज सेड टू बी 1 मिनट। तो ये एक और स्मॉलर यूनिट ऑफ द एंगल है। ये मिनट सेकंड हमारा टाइम वाला नहीं है, ये एंगल को रिप्रेजेंट करने वाला मिनट है। तो 1 मिनट का मतलब क्या हो गया, 1 डिग्री का 60वां हिस्सा, 60th पार्ट। 1 डिग्री एंगल को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो उसके एक पार्ट की वैल्यू कहलाएगी 1 मिनट। तो 1 मिनट की वैल्यू किसके इक्वल है 1/60 डिग्री के इक्वल, ठीक है। अब मान लो मैंने ये 1 मिनट ले लिया, अब इस 1 मिनट को मैं आगे 60 इक्वल पार्ट्स के अंदर और डिवाइड कर देता हूं, तो उसमें एक पार्ट की जो वैल्यू होगी दैट इज सेड टू बी 1 सेकेंड। तो सेकेंड एंड मिनट्स आर टू फर्दर स्मॉलर यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एंगल। ये एंगल्स को, प्लेन एंगल को मेजर करने के 2 और स्मॉलर एंगल है, मिनट और सेकंड। 1 डिग्री का 60th पार्ट 1 मिनट, 1 मिनट का 60th पार्ट 1 सेकंड होगा। मतलब 1 सेकंड की वैल्यू 1/60 मिनट्स के इक्वल होगी और 1 मिनट की वैल्यू जो होती है वो 1/60 डिग्री होती है। तो 1 सेकंड की वैल्यू 1/60 इंटू में 60 डिग्री होगी, मतलब 1 डिग्री का 36वां हिस्सा जो होगा वो कहलाता है 1 सेकंड एंगल। आप लोग अपनी डी पे देखना, इस डी में 1 डिग्री की वैल्यू उसका 3600 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, उसकी जो एक पार्ट की वैल्यू होगी वो 1 सेकंड एंगल को रिप्रेजेंट करती, ठीक है। अब ये तो हो गया। तो यहां से बात क्या आई कि 1 डिग्री के अंदर होते हैं 60 मिनट, 1 मिनट के अंदर होते हैं 60 सेकंड, मतलब 1 सेकंड की वैल्यू होगी 1/3600 डिग्री। और SI यूनिट ऑफ द एंगल, बेसिकली प्लेन एंगल जो होता है दैट इज रेडियन। और हमें पता है कि 180 डिग्री एंगल की वैल्यू पाई रेडियन के इक्वल होती है। तो 1 डिग्री एंगल की वैल्यू π/180 रेडियन की इक्वल होगी। 1 डिग्री की वैल्यू रेडियन में ये होगी, ठीक है। अब 1 पार्सेक को हम डिफाइन करते हैं। अब इसको डिफाइन करने के लिए मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, एक बहुत बड़ा सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं। सर्कल इतना बड़ा है कि अगर मैं उस सर्कल के ऊपर एक आर्क लेता हूं, एक चाप लेता हूं जिसकी टोटल लेंथ की वैल्यू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल है, मतलब 1.5 × 10⁻11 मीटर लेंथ की मैं अगर उसकी एक आर्क लेता हूं। अब इस आर्क के दोनों एंड पॉइंट्स को मैं सेंटर के साथ ज्वाइन करता हूं, ठीक है। मान लो इसके सेंटर पे जो इस एंगल की वैल्यू बन रही है इस आर्क के कारण, वो बन रही है 1 सेकंड के इक्वल, ठीक है। तो तब इस सर्कल के रेडियस की जो वैल्यू होगी दैट इज सेड टू बी 1
पारसेक। तो 1 पारसेक का मतलब ये एक ऐसे सर्कल का रेडियस है जिस सर्कल के अगर हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लेंथ की एक आर्क लेते हैं तो उसके कारण उसके एंगल, उसके सेंटर पे जो एंगल बने वो 1 सेकंड के इक्वल बने। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो हमारे पास ये एक आर्क है, इसको मैं एक पॉइंट O से ज्वाइन करवाता हूँ तो ये एंगल बनेगा। इसी आर्क को मैं अगर थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ, लेंथ सेम रखता हूँ, तो अब एंगल की वैल्यू ये हो जाएगी। तो पहले से स्मॉलर, मतलब जैसे जैसे आर्क को पीछे लेते जाओगे एंगल की वैल्यू क्या होती जाएगी, स्मॉलर। तो हमने एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लेंथ की आर्क लेनी है, कितनी बड़ी है, अर्थ और सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के लेंथ के जितनी, और उतनी लेंथ के जितनी आर्क लेके ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाओ जहां पर उसके कारण एंगल की वैल्यू 1 सेकंड हो, तो उस डिस्टेंस की वैल्यू होगी 1 पारसेक। तो 1 पारसेक इज द रेडियस ऑफ द सर्कल फॉर विच द एंगल subtended by an arc, circular arc basically, of length 1 astronomical unit is 1 second। अब हमें पता है अगर ये एंगल हो थीटा, लेंथ ऑफ द आर्क हो L, रेडियस ऑफ द आर्क हो R, देन अकॉर्डिंग टू द रिलेशन एंगल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द आर्क बाय रेडियस ऑफ द आर्क। तो थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क बाय रेडियस ऑफ द आर्क। तो यहाँ से रेडियस ऑफ आर्क की वैल्यू आ जाएगी लेंथ डिवाइडेड बाय एंगल। लेंथ ऑफ द आर्क इस केस में कितनी है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और एंगल थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 सेकंड, और रेडियस की वैल्यू तब कितनी होगी, 1 पारसेक। तो अगर लेंथ ऑफ आर्क 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो, एंगल की वैल्यू सेंटर पर 1 सेकंड के इक्वल हो, तब उस सर्कल का रेडियस होगा 1 पारसेक। मतलब हमने इतना बड़ा सर्कल इमेजिन करना पड़ेगा जिसके एक आर्क इतनी हम लंबी ड्रॉ कर सकें और उसके कारण एंगल की वैल्यू 1 सेकंड के इक्वल बने। अब अभी मैंने बताया था कि जब भी हमने कैलकुलेशंस करनी है तो सभी क्वांटिटीज़ के यूनिट सेम सिस्टम में होने चाहिए। मान लो मैं ऐसा सिस्टम में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो 1 पारसेक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। अब सेकंड इज नॉट द एसआई यूनिट ऑफ द एंगल, इसका तो एसआई यूनिट है रेडियन। तो पहले हम सेकंड को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, जिसकी वैल्यू होती है 1/3600 डिग्री, और 1 डिग्री जो होता है वो π/180 रेडियन के इक्वल होता है, ये भी मैंने अभी बताया था। तो 1 सेकंड की वैल्यू 1/3600 मल्टीप्लाइड बाय π/180 रेडियन, ये 1 सेकंड की वैल्यू आ जाएगी रेडियन की टर्म में। ये वैल्यू यहाँ पुटअप करो, 1/3600 इंटू में π/180, पाई की वैल्यू वही 3.141 जो भी आ रही है आगे। तो ये वैल्यू सोल्व करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा अप्रोक्सीमेटली 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर के इक्वल आता है। ठीक है, तो ये हमारे पारसेक की वैल्यू आ जाएगी। तो अब तक हमने 3 प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ द मैक्रोस्कोपिक डिस्टेंसेस के बारे में स्टडी किया। 1 लाइट ईयर जिसकी वैल्यू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। 1 लाइट ईयर जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और तीसरा हमने स्टडी किया 1 पारसेक जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर के इक्वल होती है। अगर इनके बीच में रिलेशन पूछा जाए तो एक दूसरे से डिवाइड करके आप उसको सोल्व करके रिलेशन निकाल सकते हो। अब
इसको अगर हम तीनों को कंपेयर करें तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू जो है वो 10⁻11 मीटर की रेंज में है। 1 लाइट ईयर की वैल्यू 10⁻15, इसका लगभग 10,000 गुना, और इसकी वैल्यू 10⁻16 मीटर के ऑर्डर की होती है। अगर हम 1 पारसेक को लाइट ईयर की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 3.26 लाइट ईयर के इक्वल होता है। मतलब पारसेक जो है वो सबसे बड़ा यूनिट है, लाइट ईयर उससे छोटा है और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट उससे छोटा है। मीन्स 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज स्मॉलर देन 1 लाइट ईयर विच इज स्मॉलर देन 1 पारसेक। ठीक है, तो ये हमारे 3 प्रैक्टिकल मैक्रोस्कोपिक यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंसेस हैं जो हम जनरली यूज करते हैं। तो इन सभी को आप लोगों ने अच्छे से पढ़ना है, समझना है, डेफिनेशन और वैल्यूज याद रखनी है, और कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है ये आप लोगों ने सभी ने अच्छे से तैयार करना है। और पारसेक को मेरे को लगता है कि आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। अगर आप लोग इसको बार बार सुन के देख के वीडियो को अगर समझ सको तो ठीक है, नहीं हो तो मेरे पास मैसेज करके या फ़ोन करके आप लोग इसको समझ सकते हो, या यहाँ पर एक दिन स्कूल में आके 1-2 बच्चे आके जिसकी प्रॉब्लम हो वो टाइम लेके आ जाएं और यहाँ पर आकर में से समझ के जा सकते हैं। टिल देन गुड बाय।